प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे मैं हूँ रोबोट। राजीव गर्ग जी का यह पाठ जिसमें रोबोट के बारे में बताया गया था। हम लोगों ने अभी तक बहुत सी चीज़ें देखी रोबोट के बारे में। जो पढ़ा गया वो यह कि मैं इसमें बताया गया था कि रोबोट अर्थात एक मशीनी यंत्र है ना। तो इसमें पहले ही लिखा गया है कि मैं एक यंत्र मानव हूँ, अर्थात मानव की जैसे लगता तो हूँ लेकिन यंत्र हूँ यानी मशीनी हूँ। और बताया गया था कि यह हाड़ मांस का नहीं हूँ, अर्थात रोबोट हाड़ मांस का, हड्डियों और मांस का बना हुआ नहीं है जैसे कि हम लोग बने हैं। यह किससे बना हुआ है? लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से। इसके भी टांग, भुजा और अंगुलियाँ होती हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में टांग है, भुजा है ना। भुजाओं के पास ये अंगुली भी है, तो अंगुलियां भी होती हैं जिसको चला भी सकता है, कूद भी सकता है, उछल भी सकता है, ये बताया था। और बोझा भी ढो सकता है। ये सब हमने देखा था। फिर बताता है कि तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जो उनमें रक्त का प्रवाह होता है। रक्त का प्रवाह यानी प्रवाह का अर्थ है दौड़ना। तो रक्त दौड़ता रहता है, चलता रहता है, प्रवाह चलता रहता है। तो जैसे नदियाँ चलती रहती हैं वैसे खून भी हमेशा शरीर में चलता रहता है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम खून के दौड़ने से बना हुआ है और शिराओं और धमनियों के माध्यम से ये खून चलते हैं। जबकि ये बता रहा है कि मेरे शरीर में क्या है? तारों का जाल बिछा हुआ है, जिनमें खून की जगह क्या बहता है? विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी, लाइट है ना, बहती है, इलेक्ट्रिसिटी बहती है, और या करंट कह सकते हैं, करंट बहती है, और यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, ये बता रहा है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि शिरा और धमनी आपको बताया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको फ़ोटो के माध्यम से एक पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे हो सकता है आप लोग अच्छे से समझ जाएं। आप यहाँ देख रहे हैं वेन्स, है ना, वेन्स। तो यहाँ पर आप वेन्स को देख सकते हैं। ये नीली वाली जो आ रही हैं ये वेन्स हैं। वेन्स अर्थात शिरा, ठीक है। और आर्टरीज हैं जो ये रेड कलर में हैं, वो आर्टरीज हैं, इनको कहेंगे धमनी। तो धमनी और शिरा की बात हो रही थी, है ना। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये पॉइंट ब्लैक से करके दिखाते हैं आपको। ये जो नीले पॉइंट हैं, ये ना नीला वाला पॉइंट जो आ रहा है, ये चारों तरफ नीला पॉइंट दौड़ रहा है, इधर दौड़ रहा है, और आप देख रहे हैं पूरे शरीर में जैसे जाल बिछा हुआ है, ऐसे दौड़ रहा है। इसी तरीके से रोबोट में किस चीज़ का? तारों का जाल बिछा रहता है। हमारे शरीर में किस चीज़ का है? ये आर्टरीज और वेन्स यानी धमनी और शिरा का जाल बिछा हुआ है। अब वेन्स और शिराओं का काम क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हार्ट है ना, ये हार्ट है अर्थात हृदय। यहाँ लिखा हुआ है हार्ट, हृदय। तो हृदय का काम क्या होता है? हृदय का काम पंप करना। किस चीज़ का पंप करना? पंपिंग किस चीज़ का करता है? खून की पंपिंग करता है। और कैसे? ये वेन्स, शिराओं का काम होता है पूरे शरीर में जो खराब खून अर्थात जो जिसमें ऑक्सीजन्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन खूनों को यहाँ तक लाना होता है, इस हार्ट तक लाना होता है। किसका काम? खराब खूनों का, अर्थात ये नीली वाली जो दिखाई दे रही हैं ये जाल, ये वेन्स हैं, शिरा हैं, इनको लाना होता है। फिर हम देख रहे हैं कि आर्टरीज यानी रेड कलर की ये जो लाइनें दिख रही हैं, जितने भी ये दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहा है, तो ये सारी लाइनों को, ये धमनी है, ये हार्ट में जो हार्ट पंप करता है, कौन से? जो ऑक्सीजन युक्त
खून होता है, तो उस ऑक्सीजन युक्त खून को यहाँ से पंप होता है हृदय से, और हृदय से होते हुए कहाँ तक जाता है, हृदय से यहाँ से निकलते हुए सारे शरीर में दौड़ जाता है और सारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है खून के माध्यम से ही। खून के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात गंदा खून हृदय तक आता है, किसके जरिए, शिरा के जरिए, और स्वच्छ खून ऑक्सीजन युक्त खून हृदय के जरिए पूरे शरीर में किसके माध्यम से जाता है, धमनी के माध्यम से। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि धमनी स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में दौड़ाती है, और शिरा गंदे और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को पूरे शरीर से ले आके हृदय तक ले आती है। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने पाठ पे। तो इस तरीके से हमने शिरा और धमनी को देखा। आपको अब हो सकता है शिरा और धमनी पता हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर यहाँ है अंगुलियों और मशीन को पुर्जे भी ये कह रहा है ठीक कर सकता हूँ। शिरा और धमनी आपको मैंने अभी दिखा ही दिया, आप हो सकता है आप एकदम अच्छे से समझ गए हो शिरा और धमनी को। तो इसमें खून का दौड़ान होता है और उसके अंदर जो तार बिछे हुए हैं उसमें क्या होता है, करंट दौड़ता है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला, तो निर्जीव को मैंने उस दिन भी बताया था आपसे कि निर्जीव अर्थात जिसमें जीवन नहीं है। तो निर्जीव ऐसे वाले होते हैं जिनमें जीवन नहीं है, उनको निर्जीव कहा जाता है। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात निर्जीव को लिख सकते हैं निर और जीव, है ना। तो यहाँ निर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग किसका, हिंदी का उपसर्ग हो गया। और यही अगर निःजीव लिखा जाता, यहाँ बिंदु लगती और जीव, तो ये यही उपसर्ग किस चीज़ का हो जाता, संस्कृत का, है ना। तो ये संस्कृत का हो जाता। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इन सारी प्रक्रियाओं को। तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से देखा और समझा। अब आगे आते हैं हम लोग। इसमें बताया गया था कि हमारे पास जैसे आँख होती है, उसके पास कैमरा होते हैं। हमारे पास बोलने के लिए जीभ होती है, उसके पास लाउड स्पीकर होते हैं। हमारे पास सुनने के लिए माइक्रोफोन होते हैं, उसके पास माइक्रोफोन। हमारे पास सुनने के लिए कान होते हैं, उनके पास माइक्रोफोन होते हैं सुनने के लिए। तो इस तरीके से हम में और कंप्यूटर में ये अंतर होता है। और देखिए ये लड़की कंप्यूटर को बना रही है, इस तरीके से हम ही कंप्यूटर को बनाते हैं, ये भी आगे बताएगा कंप्यूटर। आगे आते हैं जहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार की स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। छूने का बोध अर्थात कोई मुझे छू रहा है, इसका बोध अर्थात ज्ञान हमें उसे किस प्रकार से होता है, विशेष प्रकार के, एक अलग तरीके के स्पर्श संवेदी। स्पर्श का मतलब होता है छूना, संवेदियों का मतलब होता है महसूस करना। तो जो छुअन को महसूस करे, यानी आपको कोई छूता है तो आपको एक महसूस होता है ना कि कौन छू रहा है, मच्छर छू रहा है, आदमी छू रहा है, या आग छू रही है, इस तरीके से आपको उसका पता चलता है। तो वही संवेदी यंत्र उसके अंदर भी फिट किया गया है, लेकिन वहाँ पर वो मशीनी यंत्र फिट किया गया है, आपके अंदर मशीनी वाला नहीं है। तो कुछ भी हूँ तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव, और चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा ही मशीनी मानव हूँ, तुम्हारे द्वारा बनाया गया हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, और कह रहा है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। सेवक हूँ अर्थात नौकर हूँ, लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेले ही काम कर सकता हूँ। और कह रहा है कि बिना खाए पिए, सर्दी गर्मी चाहे जैसा कुछ हो मौसम, बिना ऊबे अर्थात बगैर बोर हुए,
मैं सारे के सारे काम अकेले कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज़ गर्मी में, मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। और कह रहा है कि चाहे जितने बर्फीले वाली जगह पर, चाहे ठंडक वाली जगह पर, कहीं भी मुझे भेज दीजिए, मैं सब जगह पर बराबर काम कर सकता हूँ। अर्थात वो मशीन है, उसको फील नहीं होगा कि गर्मी है या ठंडी है। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो। और कह रहा है कि इतना ही नहीं, चाहे कितना भी गंदी जगह हो, चाहे कितनी विषैली अर्थात विषयुक्त, अर्थात ऐसी जगह जहाँ पर जहर ही जहर फैला हुआ, विष अर्थात जहर, तो जहरीले जगह पर और विषम वातावरण में। और विषम वातावरण अर्थात जहाँ सम ना हो, वातावरण सम ना हो, अर्थात ऐसी जगह हो जहाँ केवल पानी ही पानी हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर वायु ना हो, हवा ऑक्सीजन ना हो, जैसे चंद्रमा पर, मंगल पर, इन जगहों पर हवाएं नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसके कारण से क्या है कि वहाँ पर जो आदमी है वो सरवाइव नहीं कर सकता है, आदमी वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन ये जो कंप्यूटर है, ये जो रोबोट है, ये जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही विषम वातावरण में, जो सम ना हो, विषम हो। मैं बिना चू चपर किए तुम्हारा काम करता रहूँगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध के काम करता है। और कह रहे हैं कि बिना चू चपर, यहाँ पर एक शब्द आया है चू चपर, तो चू चपर अर्थात बिना कुछ बोले, चू चपर अर्थात बिना कुछ बोले मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ और करता रहूँगा। मैं ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ, मैं तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी नौकर हूँ जो बिना हिचक के, बिना हिचके, बिना ठहरे, बिना रुके, बिना कुछ सोचे, विरोध के काम कर सकता हूँ। जो बिना हिचक और विरोध के, बिना कोई कुछ कहे बिना और बिना विरोध के, अर्थात आपका विरोध भी नहीं करूँगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे, मैं क्यों जाऊँ, ऐसे नहीं करेगा वो, और काम करता ही रहेगा। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ, और अकेले ही, स्वयं ही किसके बराबर, 20 से 25 मजदूर के बराबर, लेबर के बराबर काम कर सकता है। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अब बताने जा रहा है कि ऐसी चीज़ें जो हाड़ मांस से अर्थात हड्डियों और मांस से बने मजदूर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये काम कर सकता है। कौन सा काम है? मैं सुलगती हुई भट्ठी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। और कह रहा है कि एकदम लाल भट्ठी में, क्योंकि जो लोहा होता है उसको भट्ठी अर्थात आग से दहकती हुई जगह, उसमें उस लोहे को डाला जाता है और वह लोहा बहुत गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो लाल हो जाता है, तब उसको पीटा जाता है निकाल के। तो वही कह रहे हैं लाल सलाखों, सलाख अर्थात आयरन रॉड, लोहे की जो रॉड होती है उसको क्या कहते हैं, सलाख। तो लाल सलाखें अर्थात एकदम लाल हो गई हैं जल करके, उनको मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ। और उसे भी वो हाथ से पकड़ सकता है, क्योंकि वो मांस से नहीं बना है, लोहे से बना है, तो उसको कुछ नहीं होगा, और हम लोग पकड़ेंगे तो हम लोग जल जाएंगे। ऐसा करने पर हमारा हाथ नहीं जलता है। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। और कह रहा है कि यदि कहीं भवन में अर्थात किसी बिल्डिंग्स में आग लग जाए तो यह बिना घबराए और डरे ही उसमें जाकर के घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है, अर्थात जा सकता है, घुस सकता है। वहाँ फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। और कह रहा है कि वहाँ पर फंसे हुए लोगों को भी ला सकता हूँ जो आग में फंसे हुए हैं, और चाहे जितने बड़े गहरे समुद्र में मुझको डुबो दो, उसकी तलहटी में, तलहटी अर्थात नीचे की ज़मीन, जो समुद्र के एकदम नीचे की ज़मीन होती है उसको तलहटी, आइए मैं तलहटी आपको दिखाता हूँ। तो तलहटी कहते हैं जो समुद्र के एकदम नीचे की ज़मीन होती है उसको तलहटी कहते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं समुद्र के नीचे की
जो ज़मीन है वो ये है। तो अर्थात इन तलहटियों पर जहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी और आप पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। जितना नीचे समुद्र में जाएंगे उतना अधिक प्रेशर पड़ता है, तो उस प्रेशर को भी आप सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो रोबोट कर सकता है। उसको ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ना प्रेशर में उसको कुछ होगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको भी देख सकते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि उस तलहटी में जा सकता हूँ, ठीक है, और खोई हुई कोई चीज़ है तो उसको ला भी सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी होगी जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। तो कह रहे हैं कि जो एक कनिष्क विमान था, ये देखिए एयर इंडिया का ये कनिष्क विमान था, विमान अर्थात एरोप्लेन, ये सन 1985 में 1985 में कहाँ जा रहा था? दिल्ली से लंदन की ओर, है ना, दिल्ली से लंदन की ओर ये जा रहा था। और जाते समय इसमें विस्फोट हुआ, अर्थात आग लगी, और आग लगने के बाद ये समुद्र में गिर गया। और समुद्र में गिरा तो वो अंदर चला गया टूट के, जल के, तो समुद्र के नीचे जाके उन्हीं सतह में, समुद्र की सतह में जा कर के पहुंच गया। तो वहाँ इसको फिर बाद में रोबोट ने ही खोजा। तो वही बता रहा है कि रोबोट ने ही इसको, इस कनिष्क को खोजा था। अर्थात उस विमान का नाम कनिष्क था, उसका जो मलबा था, मलबा अर्थात जो टूटे हुए एरोप्लेन के टूटे हुए जो भाग थे उनको मलबा कह रहा है, तो उनको निकाल कर उस तलहटी से बाहर लाया। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोद कर लाया था। और कह रहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते अर्थात बुद्धि के दम पर, बूते अर्थात दम पर, तो बुद्धि की दम पर कहाँ गया? चंद्रमा की सतह पर पहुँच गया है। और मैं ही हूँ, अर्थात रोबोट कह रहा है कि मैं ही हूँ जो सबसे पहले गया और वहाँ से मिट्टी खोद कर लाया था। मिट्टी किस लिए खोद कर लाया था? वो सैंपल होता है, उसी के ज़रिए जाना जाता है कि चंद्रमा की सतह पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति वहाँ पर है या नहीं है। इस तरीके से चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। अब देखिए और भी चीज़ें बता रहा है कि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, मैं मंगल पर भी गया हूँ। मंगल ग्रह, आप जानते हैं मार्स ना, अभी आपके यहाँ भी एक मिशन गया है मंगल ग्रह की में अन्य चीज़ों का पता लगाने के लिए, जिसे मंगल मिशन के नाम से जाना गया है ना। तो उसे भेजा गया था भारत सरकार द्वारा। तो उसके बाद कह रहे हैं कि वाइकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह का अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन है या नहीं। वाइकिंग प्रोब एक यान कहाँ गया था? मंगल ग्रह पर भेजा गया था अमेरिका द्वारा। और वही उसमें जो रोबोट था, वो रोबोट क्या किया था? वहाँ की मिट्टी खोद करके, लाल मिट्टी क्यों कह रहा है कि क्योंकि मंगल ग्रह पर केवल लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहाँ उस मिट्टी में आयरन कंटेंट, अर्थात आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसके कारण वो लाल हो जाता है। रात्रि में या रात में आप ऊपर देखेंगे आसमान में, तो आप पाएंगे कि एक तारा जो लाल लाल चमकता है, हल्का पीला और लाल, वही है मंगल ग्रह, है ना। तो उसी आयरन कंटेंट के कारण वो लाल चमकता है। तो उसका और वो मिट्टी जो खोद कर लाया था उसका परीक्षण करके पता लगाया गया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन है या नहीं, है ना। क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं, तो उस मिट्टी से पता लगाया जाता है कि उसमें अगर बैक्टीरिया हैं तो इसका मतलब वहाँ जीवन हो सकता है। यदि बैक्टीरिया वगैरह नहीं है तो जीवन नहीं है ना। तो आइए वाइकिंग प्रोब को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है मंगल ग्रह को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये लाल लाल है ना। तो चंद्रमा से बड़ा है, पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसके 2 चंद्रमा होते हैं, पृथ्वी के 1 चंद्रमा है और इसके 2 चंद्रमा हैं जो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। अब यही मंगल ग्रह पर
ये सबसे पहले वाइकिंग प्रोब नामक ये यान भेजा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका का झंडा बना हुआ है ना। नासा का लोगो बना हुआ है, ये नासा का लोगो है यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे। और वाइकिंग प्रोब, ये पूरा का पूरा यान गया था, इसी में रोबोट गया था। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष का चित्र बना हुआ है और ये मंगल ग्रह है, इसी पर ये गया था। ठीक है, तो वाइकिंग प्रोब को भी आपने देख लिया। आइए फिर हम लोग अपनी पाठ पर आते हैं। आगे कह रहा है कि यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। कह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उनको छू सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात कि गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ, अर्थात सूंघ नहीं पाता हूँ। तो इसलिए क्या कह रहा है, यदि तुम चाहो तो मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं, तो यह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियाँ हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम। तो कह रहा है कि मैं चूँकि सूंघ नहीं सकता हूँ, इसलिए यदि आप फूल बोलोगे कि जाओ तोड़ कर लाओ, तो मैं तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन वह फूल गुलाब का होगा या गेंदे का होगा यह मैं नहीं बता सकता हूँ। और मेरी अंगुलियों में जो गति हैं, गतियाँ अर्थात जो थोड़ा सा मोशन है, जो थोड़ी सी चाल है, वो उतनी तीव्र नहीं है, उतनी तेज़ नहीं है जितना तुम्हारे अंगुलियों में। आपकी अंगुलियाँ तेज़ चलेंगी, उसकी अंगुलियाँ धीरे धीरे चलेंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। यह भी हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। और कह रहे हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा। सबसे पहली चीज़ बता रहा है कि मैं तुम्हारे द्वारा बनाया गया तुम्हारा नौकर हूँ, सेवक हूँ, और आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारा बोझ अर्थात जो काम का जो बर्डन है, बोझ है, उसको कम कर दूंगा। और सप्ताह में 40 घंटे जो आप काम करते हैं, उस 40 घंटे को भी मैं कम कर दूंगा। आप भविष्य में अधिक से अधिक छुट्टियां ले पाएंगे, क्योंकि आप घर पे रहेंगे और मैं आपका कार्य करूंगा। और घर बैठे अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दोगे और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा काम करता रहूँगा। आप देख रहे हैं आज के दौर में यहाँ स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन आपको सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है। तो किसके माध्यम से? ऐसी ही चीज़ों के माध्यम से जो रोबोट में लगे हुए हैं, वही जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट आदि के माध्यम से हम घर बैठ करके आप तक पढ़ने वाली सामग्री को पहुंचा रहे हैं। तो उसी तरीके से रोबोट भी बता रहा है कि भविष्य में आप घर बैठे कुछ बोलेंगे और मैं काम करने लगूंगा। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊँ, रहूँगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ। और अंतिम में बस एक बात और कह रहा है रोबोट कि चाहे जितना ही चतुर हो जाऊँ, मैं चालाक हो जाऊँ और दक्ष भी हो जाऊँ, दक्ष हो जाऊँ अर्थात बहुत ही कार्य में कुशल हो जाऊँ। कोई कार्य करने में जितना अधिक कुशल आप होते हैं, जितना अधिक अच्छे होते हैं, उसको दक्षता कहते हैं। तो रहूँगा तो तुम्हारा गुलाम ही, लेकिन मैं क्या रहूँगा? तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा नौकर ही रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मस्तिष्क की उपज हूँ, अर्थात तुम्हारे माइंड द्वारा ही मैं तैयार किया गया हूँ, तुम्हारे दिमाग द्वारा ही मैं तैयार किया गया हूँ और उपज हूँ अर्थात पैदा किया गया हूँ। तुम्हारे दिमाग द्वारा ही मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा नौकर ही रहूँगा। राजीव गर्ग। तो राजीव गर्ग जी की यह पूरी की पूरी पूरा का पूरा पाठ हमें बताता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि
हम रोबोट के बारे में जान सकें, रोबोट और मनुष्य में क्या अंतर होता है यह जान सकें, रोबोट और मनुष्य क्या क्या कार्य कर सकते हैं, मनुष्य कौन कार्य नहीं कर सकता है, रोबोट कौन कार्य मनुष्य से अधिक कर सकता है, इन सब चीज़ों को हम जान सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को पूरा पाठ समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रश्नोत्तर पर। अभ्यास के बाद लिखा है शब्दार्थ। शब्दार्थ में कुछ हैं शब्द और अर्थ, उनको आप देख लीजिएगा, समझिएगा। जो नहीं समझ में आएगा शब्द, वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अधिक से अधिक शब्दों को तोड़ करके बताया भी गया है, उनके अर्थ को भी बताया गया है ना। तो आते हैं पाठ संबंधी प्रश्न में। तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है, अर्थात तुम में अर्थात मनुष्य में और रोबोट में क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। तो मनुष्य हाड़ मांस से बना होता है और रोबोट किससे बना होता है, लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से। ये पहला अंतर बता सकते हैं। दूसरा अंतर बता सकते हैं कि मनुष्य में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा होता है, जबकि रोबोट में तारों का जाल बिछा होता है। तीसरा बता सकते हैं कि मनुष्य विषम परिस्थितियों और विषैली जगहों पर नहीं जा सकता है, गंदी, विषैली और विषम परिस्थितियों में काम नहीं कर सकता है, जबकि रोबोट गंदी, विषैली और विषम परिस्थितियों में काम कर सकता है। वह सर्दी गर्मी सब जगह एक जैसा काम कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता है। इस तरीके से बहुत सारे अंतर हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे? तो अगर तुम्हें रोबोट से काम करवाना है तो तुम रोबोट को कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के ज़रिए आदेश दोगे। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हैं, इसको आप कर लेंगे। सही मिलान करो। तुम्हारे शरीर में क्या होगा? चांद पर पहुंचा है कि शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है, लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ है। क्या क्या इसमें लिख सकते हैं आप लोग? और फिर कह रहा है विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता हूँ, कंप्यूटर है। तो तुम्हारे शरीर में आप लोग इसमें लिख सकते हैं या मिलान कर सकते हैं कि शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है ना। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंच गया है, इसको यहाँ से मिलान कर लेंगे। रोबोट का मस्तिष्क उसका क्या होता है? कंप्यूटर, आपको पढ़ाया ही गया था। फिर उसके बाद रोबोट का शरीर किस चीज़ से बना होता है? लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से, है ना। फिर रोबोट क्या है? रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है ना। अगर इसमें से थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो इन चीज़ों को हरे, नीले, पीले आदि रंगों से मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो रोबोट का शरीर लोहा और इस्पात का बना है। फिर रोबोट विषैले और विषम वातावरण में काम कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इन अंतरों को आप देख लीजिएगा। फिर आते हैं, कह रहा है कि अगर रोबोट की आँखें या हाथ ना होते तो कौन कौन से काम नहीं कर पाता, इसको आपको बताना है, लिखना है। रोबोट ऐसे कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है? आप सोचिएगा, बताइएगा। रोबोट ऐसे कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य नहीं कर सकता? ठीक है, आप लिखेंगे, बताएंगे। आओ कुछ और करें। रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं, गाड़ी नुमा, मशीन नुमा आदि। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से उनके चित्र और मनपसंद लेख काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। ज़रूरत हो तो कंप्यूटर, इंटरनेट की भी मदद लो। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपनी एक कॉपी में चिपकाएंगे और बनाएंगे। आते हैं, नमूने के अनुसार लिखो, सजीव, निर्जीव, है ना। तो सजीव और निर्जीव, अब इसमें क्या करेंगे? सम का विषम, ये विलोम शब्द हैं, है ना। सम का विषम लिखेंगे, ये विलोम शब्द हैं।
विलोम का अर्थ होता है उल्टा, उल्टे शब्द। अर्थात सजीव है जिंदा है, तो निर्जीव है अर्थात मुर्दा है। तो ये विलोम शब्द हैं। तो सम का विषम हो गया। फिर आइए गर्मी का सर्दी हो गया, गर्मी सर्दी हो गई, सर्दी अर्थात ठंडक। फिर आइए गंदा का साफ हो गया, गंदा का साफ हो गया। फिर कम का ज़्यादा हो गया। फिर जीवन का मृत्यु हो गया। ठीक है, मृत्यु हो गई। फिर हाजिर का गैर हाजिर। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित। क्या होता है? उपस्थित, प्रेजेंट, या प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट। गैर हाजिर आप लोग कहते हैं ना प्रेजेंट सर, तो उपस्थित। गैर हाजिर है तो अब्सेंट सर, तो अब्सेंट भी कर सकते हैं। गैर हाजिर का मतलब अब्सेंट और हाजिर का मतलब प्रेजेंट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अपने से लिख सकते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना है। तो इसमें क्या लगाया है? बल्कि, है ना, या की जगह। अब दूसरे वाले में वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो इसमें क्या लगाएंगे? फिर या और। वेणु 7वीं कक्षा में पढ़ता है और उसकी बहन, है ना, और उसकी बहन उसमें पढ़ती है 8वीं कक्षा में। पहले खाना खा लो, फिर क्या लिखेंगे? फिर पढ़ना। तुम्हें घूमना पसंद है या खेलना? मैं तैरना चाहता हूँ, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। छाता लाओ, छाता लेकर जाओ, भीग जाओगे, वरना भीग जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको भी फिलअप कर सकते हैं। पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और रेखांकित शब्दों की ओर ध्यान दो। तुम जानते हो कि ये शब्द मैं शब्द के विभिन्न रूप हैं। मैं शब्द सर्वनाम है और ये सभी शब्द भी सर्वनाम हैं। इस प्रकार वह लड़का अथवा लड़की तथा तुम सर्वनाम के विभिन्न रूपों से 5-5 वाक्य बनाओ। आप 5-5 वाक्य बनाएंगे। कैसे? मैं से, वह से, तुम से। नमूना, वह यंत्र मानव नहीं है, तुम यंत्र मानव हो। अब कैसे? मैं एक यंत्र मानव हूँ, आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं, है ना। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, तुम्हारा शरीर हाड़ मांस का है। ऐसे कर सकते हैं, मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं है, तुम्हारा शरीर हाड़ मांस का है। मेरी भी टांग, भुजा और अंगुलियां हैं, तुम्हारी भी टांग, अंगुलियां और भुजा है, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातु के बने हैं, तुम्हारे अंग धातु के नहीं बने हैं। ऐसे कर सकते हैं आप लोग। तो नमूने के अनुसार इसको भी लिख सकते हैं। और सर्वनाम को आप जानते ही हैं कि मैं, तुम आदि ये क्या है? सर्वनाम है। तो इस तरीके से आपका पाठ समाप्त होता है, प्रश्नोत्तर भी समाप्त होता है। आप लोग प्रश्नोत्तर करके और अपनी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक करवाइए। ओके, धन्यवाद।